Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIE 142 History of Modern East Asia, Japan from circa 1868 to 1945। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 के लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanKnowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे अभी के लिए हम देखते हैं BHIE 142। अब यहाँ पे देखिए, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द नेचर ऑफ द मेजी पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि नेचर क्या है मेजी पॉलिटिकल सिस्टम का। सो द मेजी पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप्ड इन जापान आफ्टर द मेजी रेस्टोरेशन ऑफ 1868। आपका जो मेजी पॉलिटिकल सिस्टम है ये जापान में तब डेवलप हुआ था जब मेजी रेस्टोरेशन हुआ था आफ्टर द 1868। So this period marked a major transformation from a feudal order to a modern nation state. इस पीरियड ने क्या किया है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को मार्क किया है फ्रॉम अ फ्यूडल ऑर्डर टू अ मॉडर्न नेशन स्टेट। सो जो मेन एम है आपका मेजी लीडर्स का वो था कि वो जापान को स्ट्रेंथन करे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, सो दैट दे कुड रेजिस्ट वेस्टर्न डोमिनेशन। सो जो मेजी सिस्टम है वो क्या करता है, कंबाइन करता है ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यूज को विद द मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज। सेंट्रलाइज अथॉरिटी अंडर द एम्परर। सो एट द सेंटर ऑफ द मेजी पॉलिटिकल सिस्टम वाज द एम्परर मेजी। यानी कि सेंट्रल में कौन था मेजी पॉलिटिकल सिस्टम के, वो थे आपके एम्परर मेजी। जो एम्परर थे उन्होंने रिस्टोर किया एज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और उनको कंसिडर किया जाता था सेक्रेड एंड इनवॉयलेबल। सो ऑल्दो जो रियल पावर थी वो एक्सरसाइज की जाती थी बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स जिनको कि मेजी ओलिगार्की बोलते हैं, और जो एम्परर थे वो प्रोजेक्ट किए जाते थे एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। सो इससे क्या है, गवर्नमेंट को हेल्प मिली टू गेन द लेजिटिमेसी एंड लॉयल्टी फ्रॉम द पीपल। End of feudalism and strong central government. So one of the most important features of the Meiji system was the abolition of feudal domain system. So जो एक important हमें feature देखने को मिलता है मेजी सिस्टम का वो था उन्होंने अबॉलिशन किया फ्यूडल डोमेन सिस्टम का। जो ओल्ड डमायो एंड समुराई प्रिविलेजेस थे उनको रिमूव किया गया और जापान को डिवाइड किया गया इनटू प्रीफेक्चर्स जो कि गवर्न होते थे आपके ऑफिशियल्स के द्वारा, जिनको अपॉइंट किया जाता था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इन्होंने क्या किया, एक हाईली सेंट्रलाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जहाँ पे कि अथॉरिटी फ्लो होती थी फ्रॉम द सेंटर टू द लोकल लेवल। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो इन 1889 जापान ने क्या किया, आपका मेजी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जिसने कि स्टैब्लिश किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। While it introduced modern institutions, sovereignty remained with the emperor, not with the people। यानी कि इन्होंने क्या किया, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को तो इंट्रोड्यूस किया, सोवरेनिटी क्या है आपकी एम्परर के पास ही रही, ना कि पीपल के पास। So the constitution granted limited civil rights, but these could be restricted by law in the name of public order and loyalty to the state। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, लिमिटेड सिविल राइट्स को ग्रांट किया, बट इनको क्या है रेस्ट्रिक्ट किया जाता था बाय द लॉ इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर या फिर लॉयल्टी टू द स्टेट। लिमिटेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इसने क्रिएट किया था डायट ऑफ जापान को, अ बायकैमरल पार्लियामेंट। सो द लोअर हाउस वाज इलेक्टेड बट वोटिंग राइट्स वर लिमिटेड टू वेल्दी मेल सिटीजन्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, डायट ऑफ जापान को क्रिएट किया, यानी कि एक बायकैमरल पार्लियामेंट को। तो जो लोअर हाउस होता था वो आपका इलेक्टेड होता था, बट जो वोटिंग राइट्स है वो बहुत ही लिमिटेड थे, सिर्फ वेल्दी मेल सिटीजन्स क्या है वोट कर सकते थे। तो जो अपर हाउस था वो डोमिनेटेड होता था बाय नोबल्स एंड इंपीरियल अपॉइंटीज। सो जो डायट था दैट कुड डिस्कस लॉज एंड बजट्स, बट जो एम्परर थे और उसके मिनिस्टर्स थे उनके पास अल्टीमेट पावर हुआ करती थी। अथॉरिटेरियन बट मॉडर्न। सो ओवरऑल जो मेजी पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपका मॉडर्न था फॉर्म में,
बट अथॉरिटेरियन था नेचर में। सो इसने बोरो किए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, बट इन्होंने इंश्योर किया कि जो रियल पावर है वो एम्परर के पास रहे एंड अ स्मॉल एलिट के पास रहे। सो जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था ऑर्डिनरी लोगों का वो बहुत ही लिमिटेड था एंड डिसेंट वॉज ऑफन सप्रेस्ड। Now we will look at the conclusion. So in conclusion, the Meiji political system was a blend of tradition and modernity. यानी कि जो आपका मेजी पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, ब्लेंड है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों का। ये सक्सेसफुली स्ट्रेंथन करता है जापान को और ले डाउन करता है फाउंडेशन फॉर अ मॉडर्न स्टेट, बट ये फुली स्टैब्लिश नहीं कर पाता है फुल डेमोक्रेसी को। इंस्टेड ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज और एम्परर सेंटर्ड पॉलिटिकल ऑर्डर को, ठीक है, क्रिएट करता है, जो कि शेप करता है जापान के फ्यूचर पॉलिटिक्स को। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉज एंड प्रिजन्स इन जापान। यानी कि जापान में क्या रिफॉर्म्स है क्रिमिनल लॉज के और प्रिजन्स के। So the reform of criminal laws and prisons in Japan was an important part of the country's modernization process, especially after the Meiji Restoration. यानी कि जो आपका रिफॉर्म है क्रिमिनल लॉज में प्रिजन्स में जापान में, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्री की मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस का, स्पेशली मेजी रेस्टोरेशन के बाद। सो बिफोर दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड से पहले जापान क्या है, फ्यूडल लॉस को फॉलो करता था, जो बहुत ही हार्श हुआ करते थे, अनइक्वल, और वो सोशल स्टेटस पे बेस्ड हुआ करते थे। सो विद द एम ऑफ बिकमिंग अ मॉडर्न नेशन, यानी कि उनका एम था कि वो एक मॉडर्न नेशन बने वेस्टर्न कंट्रीज की तरह, तो जापान ने क्या किया, मेजर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा इन इट्स लीगल एंड प्रिजन सिस्टम। क्रिमिनल लॉज बिफोर रिफॉर्म्स। सो यानी कि मेजी पीरियड से पहले जो आपकी क्रिमिनल लॉज थे जापान में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्रूअल हुआ करते थे। पनिशमेंट क्या है, आपके टॉर्चर को इंक्लूड किया करती थी, पब्लिक एग्जीक्यूशंस, एक्साइल एंड सेवर कॉर्पोरल पनिशमेंट्स को इंक्लूड किया करती थी। सो लॉज क्या थे, इक्वल नहीं थे सबके लिए। समुराई और कॉमन पीपल को ट्रीट किया जाता था अलग अलग। जो कन्फेशंस थे उनको ऑफनली फोर्स किया जाता था थ्रू टॉर्चर, और वहाँ पे बहुत ही कम कंसर्न हुआ करता था ह्यूमन राइट्स के लिए। तो जो लीगल सिस्टम था वो मेनली मेंट था टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर रादर देन एंश्योर जस्टिस। सो रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉज। सो आफ्टर 1868 हमें क्या देखने को मिला है, जो मेजी गवर्नमेंट था उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म करना शुरू कर दिया क्रिमिनल लॉज को टू मॉडर्नाइज जापान, यानी कि जापान को मॉडर्नाइज करने के लिए और रिस्पेक्ट गेन करने के लिए फ्रॉम द वेस्टर्न पावर्स। सो न्यू लॉज वर ड्राफ्टेड बाय स्टडिंग यूरोपियन लीगल सिस्टम्स, स्पेशली दोज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। इन 1880 जापान इंट्रोड्यूस्ड अ मॉडर्न पीनल कोड। यानी कि आपका 1880 में क्या हुआ, जापान ने एक मॉडल पीनल कोड को इंट्रोड्यूस किया, जिसने कि क्रूअल पनिशमेंट्स को रिड्यूस किया और एम्फोसाइज किया लीगल प्रोसीजर्स पे। लेटर द जापानीज क्रिमिनल कोड वाज एनफोर्स्ड इन 1907। बाद में क्या हुआ, जो जापानीज क्रिमिनल कोड था उसको 1907 में एनफोर्स किया गया, जो कि फाउंडेशन बना आपका मॉडर्न क्रिमिनल लॉ इन जापान का। सो these reforms introduced important principles such as equality before law, clear definition of crimes and fixed punishment. इन रिफॉर्म्स ने क्या क्या आपका इंट्रोड्यूस कराया, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जैसे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, क्लियर डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स एंड फिक्स पनिशमेंट। टॉर्चर को अबॉलिश किया गया था और ट्रायल्स को कंडक्ट किया जाता थ्रू द कोर्ट्स इंस्टेड ऑफ फ्यूडल अथॉरिटीज। यानी कि जो आइडिया था जस्टिस का उसको रिप्लेस कर दिया गया था आर्बिट्री और पनिशमेंट्स। सो प्रिजन रिफॉर्म्स। So along with criminal law reforms, Japan also improved its prison system. यानी कि उन्होंने क्रिमिनल लॉस को तो रिफॉर्म किया ही था, पर जापान ने क्या किया, अपने प्रिजन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। पहले क्या होते थे, उनके प्रिजन बहुत ही ओवर क्राउडेड हुआ करते थे, अनहेल्दी हुआ करते थे और मेनली पनिशमेंट के लिए बने करते थे। बट ड्यूरिंग द मेजी पीरियड क्या देखने को मिला, नए प्रिजन बनाए गए दैट वर बेस्ड ऑन द वेस्टर्न मॉडल्स। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल्स फॉर क्लेanलीनेस को इंट्रोड्यूस किया, डिसिप्लिन और रेगुलर सुपरविजन को इंट्रोड्यूस किया। सो द फोकस ऑफ प्रिजन्स स्लोली शिफ्टेड फ्रॉम प्योर पनिशमेंट टू रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स। यानी कि जो फोकस था प्रिजन्स का वो क्या है, स्लोली शिफ्ट हुआ प्योर पनिशमेंट से रिफॉर्म की तरफ और रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स की तरफ। सो जो प्रिजनर्स थे उनको बेसिक एजुकेशन दिए जाने लगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दिए जाने लगी, सो दैट कि वो बहुत यूजफुल मेंबर्स बने सोसाइटी के आफ्टर देयर रिलीज। सो वर्क प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि उनमें डिसिप्लिन को इंस्टिल करा जा सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंस्टिल करा जा सके। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफॉर्म्स।
So the reforms of criminal laws and prisons helped Japan establish a modern legal system. They protected basic human rights, ensured fair trials, and improved prison conditions. So these changes also helped Japan unequal treaties with Western powers by providing that it has civilized legal system. So जो आपके रिफॉर्म्स है क्रिमिनल लॉज और प्रिजन्स के, उन्होंने क्या किया है, जापान को हेल्प किया है एक मॉडर्न लीगल सिस्टम को स्टैब्लिश करने में. उन्होंने प्रोटेक्ट किया है बेसिक ह्यूमन राइट्स को, इंश्योर किया है फेयर ट्रायल्स और इम्प्रूव किया है प्रेजेंट सिस्टम प्रेजेंट कंडीशंस को. सो ये जो चेंजेस है इन्होंने हेल्प किया है जापान को टू एंड द अनइक्वल ट्रीटीज विद द वेस्टर्न पावर्स बाय प्रूविंग कि वो एक क्या है सिविलाइज्ड लीगल सिस्टम है. ठीक है, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका रिफॉर्म है क्रिमिनल लॉज और प्रेजेंस का जापान में, वो एक मेजर स्टेप था उनके मॉडर्नाइजेशन की तरफ. सो बाय रिप्लेसिंग हार्श फ्यूडल प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न लॉज एंड ह्यूमन प्रिजन्स, Japan successfully built a fair and effective justice system that continues to influence its legal structure today. यानी कि उन्होंने क्या किया, जो उनका हार्श फ्यूडल प्रैक्टिसेस थे उनको रिप्लेस किया विद द मॉडर्न लॉज और ह्यूमन प्रेजेंस. सो जापान ने क्या किया, सक्सेसफुली एक फेयर इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम को स्टैब्लिश किया, बिल्ड किया, जिसने कि कंटिन्यू किया है उसको इन्फ्लुएंस करना आज तक उसके जो लीगल स्ट्रक्चर चल रहा है. ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What were the political and economic reforms that contributed towards the modernization of Japan? यानी कि ऐसे कौन से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे जिसकी वजह से क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान हुआ. सो जापान मॉडर्नाइजेशन मेनली बिगैन आफ्टर द मेजी रेस्टोरेशन ऑफ 1868. यानी कि जापान में मॉडर्नाइजेशन कब बिगैन हुआ, ये मेनली आपके मेजी रेस्टोरेशन के बाद बिगैन हुआ. जो आपका मेजी रेस्टोरेशन था वो 1868 में हुआ. ये पीरियड क्या है, एक मेजर चेंज को मार्क करता है फ्रॉम अ फ्यूडल सिस्टम टू अ मॉडर्न नेशन स्टेट. सो बोथ पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जापान को ट्रांसफॉर्म करने में एक स्ट्रॉन्ग और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री की तरफ. सो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, सो वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वाज द अबॉलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम. जो एक पॉलिटिकल रिफॉर्म है वो आपका है अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम. सो अर्लियर हमें क्या देखने को मिलता है, जो जापान है दैट वाज रूल्ड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स कॉल्ड डामायोस एंड रियल पावर वाज रेस्टेड इन द शोगुन. यानी कि पहले क्या होता था, जापान होता था आपका वो फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा रूल किया जाता था, जिनको डायमॉस बोलते थे, और जो रियल पावर थी वो शोगुन के पास रहती थी. तो आफ्टर मेजी रेस्टोरेशन हमें क्या देखने को मिलता है, जो ये फ्यूडल डोमेन्स है इनको अबॉलिश कर दिया गया था और रिप्लेस कर दिया गया था बाय प्रीफेक्चर्स जो कि थे अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इसने क्या किया, हेल्प किया एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट को क्रिएट करने में. सो द अथॉरिटी ऑफ द एम्परर्स वाज रिस्टोर्ड, यानी कि जो एम्परर की अथॉरिटी थी उसको रिस्टोर कर दिया गया, और जो एम्परर मेजी थे वो आपके सिंबल बने नेशनल यूनिटी के. दो जो रियल पावर थी वो एक्सरसाइज होती थी बाय द मॉडर्न लीडर्स और ऑफिशियल्स के द्वारा, बट जो एम्परर की पोजीशन थी वो लेजिटिमेसी देती है रिफॉर्म्स को. सो अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप वाज द अडॉप्शन ऑफ अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन. जो एक हमें दूसरा स्टेप देखने को मिला है इंपॉर्टेंट स्टेप, वो था आपका अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन. 1889 में क्या हुआ, जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इंट्रोड्यूस कराया गया. उन्होंने स्टैब्लिश किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को. उन्होंने क्या है इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया, जैसे कि डायट हो गया दैट इज पार्लियामेंट, कैबिनेट एंड मॉडर्न कोर्ट्स. सो ऑल्दो जो एम्परर थे उन्होंने क्या किया, अपने पावर्स को सिग्निफिकेंटली रिटेन किया, मतलब जितने भी उनके सिग्निफिकेंट पावर्स थे उन्होंने उसको रिटेन किया. इस सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया आइडियाज ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन. सो जापान ऑल्सो रिफॉर्म्ड इट्स मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जापान ने क्या किया, अपने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिफॉर्म किया. एक मॉडर्न आर्मी बेस्ड ऑन कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज वाज क्रिएटेड. यानी कि जो एक मॉडर्न आर्मी थी जो आपकी कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस पे बेस्ड थी उसको क्रिएट किया गया. सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज किया गया मेरिट बेसिस पे, एंड जो वेस्टर्न लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज थे उनको अडॉप्ट किया गया. सो इन रिफॉर्म्स ने क्या किया, स्टेट को स्ट्रेंथन किया और गवर्नेंस को इम्प्रूव किया. नाउ वी विल लुक एट सम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इक्वली इंपॉर्टेंट इन जापान्स मॉडर्नाइजेशन. यानी कि जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे वैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं, बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जापान के मॉडर्नाइजेशन में. सो एक जो मेजर हमें स्टेप देखने को मिलता है वो था लैंड रिफॉर्म. सो फार्मर्स क्या है उनको लीगल ओनर्स बना दिया गया था लैंड का, और एक मॉडर्न टैक्स सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था दैट वाज बेस्ड ऑन द मनी. सो दिस प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद अ स्टेडी इनकम फॉर द डेवलपमेंट. इससे क्या है, गवर्नमेंट को एक स्टेडी इनकम मिली डेवलपमेंट के लिए. सो द गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रमोटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन. गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्रांगली इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया. उन्होंने फैक्ट्रीज, शिपयार्ड्स, रेलवेज और टेलीग्राफ लाइंस को सेटअप किया. लेटर मेनी ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू प्राइवेट बिजनेसमैन.
बाद में क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या है प्राइवेट बिजनेसमैन को सोल्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से पावरफुल बिजनेसेस ग्रुप्स का राइज हुआ, जिनको जाइबास्टो बोलते हैं। सो दीज ग्रुप्स प्लेड अ मेजर रोल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि जो ये ग्रुप्स थे आपके पावरफुल बिजनेस ग्रुप जो थे, इन्होंने क्या क्या है मेजर रोल को प्ले किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। सो जापान ऑल्सो इन्वेस्टेड हेविली इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जापान ने क्या किया है बहुत ही हेविली अपने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्ट किया है। जो टेक्निकल स्कूल्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्टैब्लिश किया गया था वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए, इंजीनियर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेन करने के लिए। सो जो फॉरेन एक्सपर्ट्स थे उनको इन्वाइट किया गया और जो जापानीज स्टूडेंट्स थे उनको अब्रॉड भेजा गया ताकि वो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को सीख पाएँ। सो ट्रेड एंड फाइनेंस वर मॉडर्नाइज एज वेल, ट्रेड और फाइनेंस को भी मॉडर्नाइज किया गया। सो अ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, नेशनल करेंसी और इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हेल्प एक्सपैंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, यानी कि एक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ने नेशनल करेंसी और जो इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था उसने हेल्प किया डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड को एक्सपैंड करने में। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट जो जापान के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे उन्होंने क्या है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिएट किया और मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया, बल्कि जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उन्होंने क्या किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट किया। सो टुगेदर दीज रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म जापान फ्रॉम अ फ्यूडल सोसाइटी इनटू अ मॉडर्न एंड पावरफुल नेशन विद इन अ फ्यू डेकेड्स। तो साथ में इन दोनों ने क्या है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उन दोनों ही रिफॉर्म्स ने क्या क्या है जापान को ट्रांसफॉर्म किया है एक फ्यूडल सोसाइटी से into a modern and powerful nation within a few decades. Now we will move to the next question. So write a note on protest and revolts against the Meiji state. यानी कि जो प्रोटेस्ट हुए थे और रिवोल्ट हुए थे अगेंस्ट द मेजी स्टेट, हमें उसके बारे में बताना है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द मेजी स्टेट आफ्टर द मेजी रेस्टोरेशन ब्रॉट रैपिड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन जापान। यानी कि जो मेजी स्टेट था उसका फॉर्मेशन हुआ था आपके मेजी रेस्टोरेशन के बाद, तो उसने क्या है बहुत सारे रैपिड पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस लाए जापान में। ऑल्दो जो ये रिफॉर्म्स हैं इसने हेल्प किया कंट्री को मॉडर्नाइज करने में, बट इसने क्या है वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन भी कॉज किया। सो बहुत सारे जो सेक्शंस थे सोसाइटी के उन्होंने थ्रेटन फील किया बाय द न्यू पॉलिसीज, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट और रिवॉल्ट हुए थे अगेंस्ट द मेजी गवर्नमेंट। सो डिसकंटेंट अमंग द समुराई, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स दैट अपोज द मेजी स्टेट वाज द समुराई, यानी कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप थे जिन्होंने कि मेजी स्टेट को अपोज किया वो थे आपके समुराई। सो अंडर द ओल्ड टोकुगावा सिस्टम, सो समुराई एंजॉयड स्पेशल प्रिविलेजेस, फिक्स्ड स्टाइपेंड्स एंड हाई सोशल स्टेटस, यानी कि जो पुराना टोकुगावा सिस्टम था आपका उसमें समुराई क्या करते थे स्पेशल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, फिक्स स्टाइपेंड्स को एंजॉय करते थे और हाई सोशल स्टेटस को एंजॉय करते थे। सो जो मेजी गवर्नमेंट थे उसने क्या किया फ्यूडल डोमेन्स को अबॉलिश कर दिया और समुराई की जो स्टाइपेंड्स थे उनको एंड कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया मॉडर्न कंस्क्रिप्शन को। सो इसका मतलब ये था जो समुराई थे उन्होंने अपने इनकम को लॉस्ट कर दिया, अपने रोल और अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर दिया। सो बहुत सारे समुराइज को क्या है ह्यूमिलेटेड फील्ड हुआ और उन्होंने बिट्रे किया बाय द न्यू रूलर्स। सो दिस डिससैटिस्फैक्शन रिजल्टेड इन सेवरल आर्म्ड अपराइजिंग, इस डिससैटिस्फैक्शन की वजह से क्या हुआ बहुत ही सारे सेवरल आर्म अपराइजिंग्स हुए। जो मोस्ट फेमस थे वो थे आपके सत्सुमा रिबेलियन, जो कि लेड किया गया था बाय साइगो टाकामोरी। सो जब साइगो एंड हिज फॉलोअर्स अपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल समुराई वैल्यूज, सो जो आपके साइगो थे और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया अपोज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और वो चाहते थे कि वो अपने ट्रेडिशनल समुराई वैल्यूज को प्रोटेक्ट करें। सो ऑल्दो जो ये रिबेलियन था इसको डिफीट कर दिया गया था, बट इसने क्या किया डीप एंगर को शो किया है among the former samurai और इसने मार्क किया the last major armed revolt against the Meiji state. Peasant protest and the ruler unrest. So peasants also protested against Meiji policies, यानी कि जो आपके peasants थे उन्होंने भी क्या किया है Meiji policies के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। जो आपकी नई गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया लैंड टैक्स रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया जो रिक्वायर करते थे पेजेंट्स को टू पे द टैक्सेस इन कैश इंस्टेड ऑफ राइस, यानी कि वो चाहते थे जो पेजेंट्स हैं वो अब टैक्स क्या है कैश में पे करें इंस्टेड ऑफ राइस। सो दिस वाज डिफिकल्ट ड्यूरिंग बैड हार्वेस्ट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। सो ये क्या था बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था बैड हार्वेस्ट के टाइम पे और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के टाइम पे। सो जो हैवी टैक्सेशन था, राइजिंग प्राइसेस थे और फोर्स मिलिट्री सर्विस थे, उसकी वजह से बहुत ही हार्डशिप्स आए रूरल एरियाज में। सो एज रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है जो पेजेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, राइट्स और पेटिशंस को ऑर्गेनाइज किया। तो जो ये मूवमेंट्स हैं ये यूजुअली स्पॉन्टेनियस हुआ करते थे और लोकल हुआ करते थे नेचर में। सो ऑल्दो दे वर नॉट एम्ड एट ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट, यानी कि जो ये मूवमेंट्स थे ये प्रोटेस्ट थे ये क्या है ये एम नहीं करते थे
टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, बट ये क्या करते थे, डिमांड करते थे कि ये टैक्स को रिडक्शन करें, यानी कि टैक्स में रिडक्शन हो, रिलीफ करें ड्यूरिंग द फैमाइंस एंड फेयर ट्रीटमेंट। सो जो गवर्नमेंट है वो ऑफन सप्रेस करते हैं इन प्रोटेस्ट को यूजिंग द पुलिस एंड मिलिट्री फोर्स। पॉपुलर राइट्स मूवमेंट्स, सो अनदर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वाज पीसफुल एंड पॉलिटिकल। जो दूसरा फॉर्म हमें देखने को मिलता है प्रोटेस्ट का, वो बहुत ही पीसफुल और पॉलिटिकल था। एजुकेटेड सिटीजन्स, फॉर्मर समुराई और जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने क्या किया, लॉन्च किया पॉपुलर राइट्स मूवमेंट को। उन्होंने डिमांड किया एक कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड असेंबलीज एंड सिविल राइट्स को। दो ये वायलेंट नहीं था, बट जो ये मूवमेंट था इसने प्रेशर किया मेजी स्टेट को कि वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करे। इवेंचुअली इसने क्या किया, इसकी वजह से प्रमलगेशन हुआ मेजी कॉन्स्टिट्यूशन का इन द 1889। कंक्लूजन, so in conclusion, protests and revolts against the Meiji state came from different social groups affected by rapid modernization। यानी कि जो प्रोटेस्ट और रिवोल्ट्स थे अगेंस्ट द मेजी स्टेट, वो हमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स से देखने को मिलते हैं जो कि अफेक्ट हुए थे बाय द रैपिड मॉडर्नाइजेशन। जो समुराई के रिवोल्ट्स हैं, पेजेंट्स के प्रोटेस्ट हैं और पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, ये सारे रिफ्लेक्ट करते हैं रेजिस्टेंट टू द सडन चेंज। सो ऑल्दो जो ये सारे रिवोल्ट्स ये फेल्ड हो गए थे, बट उन्होंने क्या किया, मेजी गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो उनकी पॉलिसीज की तरफ एडजस्ट करे और हेल्प करे टू शेप द मॉडर्न जापान। सो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।